गुड इवनिंग सजनी जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, I can hear. हाय संजनी जी। I'm from Malaysia. ओके, so how are you? So I'm good. okay, First time I'm listening to your webinar. okay, welcome. So Thank are you. you an astrologer? No, Okay, no, I just listen, but I'm interested. Let's see what happens. Maybe later I okay. will start learning. तो आपको इंटरेस्ट है काफी? यू आर फ्रॉम Yeah. इंडिया? No, I'm from Malaysia. ओके, ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता है और मैं पिछले करीब 22 साल से इस क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट है और मैं जब से इसमें मेहनत कर रहा हूँ। तो 97 में कुछ हमारे घर में मिस हैपनिंग हुई थी मेरे चाचा के बेटे के साथ। तो उसके बाद से फिर पता लगा कि ये एस्ट्रोलॉजी से कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। हम लोगों ने कांटेक्ट किया एस्ट्रोलॉजर्स को, तो किसी ने बताया कि काल सर्प दोष है या किसी का साढ़े सती चल रहा है। तो उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ के खुद ही पढ़ना शुरू किया, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो मेरे पेरेंट्स और फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजी में इन सब चीज़ों में नहीं था। लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट हम लोगों को लगा कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं, जिसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे पहला तो वैदिक आवाज़ आ रही है मेरी? यस। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज़, जिसने भी। हाँ, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबका बेस है। फिर उसके बाद इसकी और भी बहुत सारी ब्रांच है, जैसे भृगु नंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कस्पल इंटरलिंक्स, उसका और ज़्यादा अगर हम डीपली जाते हैं तो ठीक। फिर उसके बाद में और भी केपी में आगे सब डिविजन्स उसको हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक आती है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो किताबें लिखी हैं। तो ज़्यादातर लोग जो रेमेडीज सिखाते हैं या महावास्तु में भी यूज़ करते हैं, तो उसमें लाल किताब वास्तु का काफ़ी यूज़ होता है। कस्पल इंटरलिंक्स और एक सर्कुलर हॉरोस्कोप भी इसमें यूज़ होता है। केबी एस्ट्रोलॉजी, भास्करन एस्ट्रोलॉजी, ये सब केपी एस्ट्रोलॉजी के अंडर में आती है। तो आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है या सब एकदम नए हैं? New. ओके, ओके, Maybe numerology I know a little bit, but astrology no. ओके। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है और बहुत डेप्थ है इसमें, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मिनट मिनट पे चलता है। मतलब जो ट्रांजिट्स इसके हैं हर समय बदलते रहते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लाइव अगर टाइमिंग करना है कि किसी की लाइफ में चाइल्ड बर्थ कब होगा, उसका एजुकेशन कैसा होगा, क्योंकि जितना अर्ली कोई एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है अच्छा, तो उतना अच्छा वो आगे प्लान कर सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करनी किस लिए, क्योंकि देखो हमारे लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, हम लोग कुछ भी सोचें कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इवेंट्स अच्छे और बुरे हमारी लाइफ के सब में घटते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल टूल। एस्ट्रोलॉजी में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं,
12 राशियां, 12 ज़ोडिएक्स हैं, 27 नक्षत्र हैं। जैसे इसके बीच में मैंने पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, टैरो, ये सब भी ट्राई किया, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और नशा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। अगर आप किसी का नेचर प्रेडिक्ट करना है, आपके फैमिली में किसी का नेचर प्रेडिक्ट करना है, तो अगर आप इन 3 चीज़ों को अगर बेसिक समझ जाएं, तब सब लोग एडवांस की तरफ भागते हैं कि पहले केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लें या लाल किताब, लेकिन वो थोड़ा आगे की चीज़ है। अगर आप बेसिक चीज़ों को भी समझ लें तो आपका प्रोडिक्शन, और आपके पास जो भी क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए आता है, तो आपको भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा, और आपको एक तरह की एक वो एडिक्शन हो जाएगी। जो एस्ट्रोलॉजी में इट इज़ अ वन वे, अगर कोई इसमें एक बार घुस जाता है तो उसके बाद सालों साल चलता रहता है। तो 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियक्स और 27 नक्षत्र, सर यही एक खेल है जिसके द्वारा आप सब चीज़ें, किसी का भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। So what is nakshatra? नक्षत्र, देयर आर 27 नक्षत्रास। What is the meaning of nakshatra? नक्षत्र इज नक्षत्र, इट इज, उसका और कोई मीनिंग नहीं है। जैसे प्लैनेट इज अ प्लैनेट, ठीक है, ग्रह। It's not the nakshatra houses. No houses. It's lords. No. नो। सो ये हॉरोस्कोप है। तो हम लोग जो सेंटर में हाउस होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ये 12 राशियां हैं, ये 360 डिग्री का है। एक हाउस हमारा 30 डिग्रीज का होता है, ठीक है। और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के उसमें डिवीजन में आता है, ठीक है। तो अगर हम 27 नक्षत्रों को पूरा कवर करते हैं तो ये हमारा सब डिवीजन पूरा बन जाता है। तो अगर किसी का हम नेचर देखना चाहते हैं तो उस समय में लिंडा गुडमैन की किताबें चलती थी, तो उसमें ये सिखाते थे कि भाई सन साइन आपका जो एक महीने का है, जैसे अगर किसी का 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक है तो वो लियो सन साइन है। लेकिन वो हो गया कि एक महीने का अंतराल हो गया, कि मतलब जितने लोग भी एक महीने में पैदा हुए हैं उनका एक जैसा भविष्य होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन का भी फर्क है, क्योंकि हम लोग निर्याना कैलेंडर को फॉलो करते हैं और वेस्टर्न में सयाना कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। तो जो व्यक्ति, जो सन साइन उसका अपना वेस्टर्न के हिसाब से लियो लगा के चल रहा होगा, तो वो जब हमारे हिंदू सिस्टम को पढ़ेगा तो पता लगेगा कि वो ही इज अ कैंसेरियन। अब सन साइन हमारा एक महीने का साइन चलता है, 1 मंथ। और जो हमारे हिंदू न्यूज़पेपर हैं उनमें जो फोरकास्ट होता है वो मून साइन के बेस पे होता है। तो मून साइन हमारा 2.25 दिन तक एक ही चलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने देखा होगा कि भाई कोई कैंसेरियन है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है या वो बहुत एग्रेसिव है, तो मे बी उसका मून साइन कोई फायरी साइन हो सकता है, जैसे एरीज, लियो या सैजिटेरियस, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जब हम सूक्ष्म पे जाएंगे तो लग्न पे आ जाते हैं। लग्न क्या है? जो ईस्टर्न होराइजन पे हमारे पैदा जब हम लेते हैं तो उस समय जो साइन राइज कर रहा होता है उसे लग्न कहते हैं, और वो करीब करीब 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारे 12 के 12 लग्न एक दिन में कवर हो जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि ये इसका जो लग्न है वो एरीज है, या इसका लगन सिंह है, लियो है। तो ये जो लग्न है ये थोड़ा सा ज़्यादा पर्टिकुलर हम किसी के नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि अगर सन साइन को देखेंगे तो पूरा महीना उसका एक जैसा ही प्रभाव है।
तो वो ज़्यादा सही नहीं है। मून साइन को अगर हम देखते हैं तो वो 2.25 दिन तक मून साइन एक ही रहता है, तो वो भी कम नज़दीक है। लेकिन लग्न 2 घंटे का रहता है, और इस 2 घंटे में भी 2.5 नक्षत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर किसी का एरीज लग्न है, ठीक है, तो इसमें हमारे 3 नक्षत्र पड़ते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो आपने देखा कि किसी का सन साइन तो कैंसेरियन है या उसका थोड़ा सॉफ्ट नेचर है, लेकिन जब आप उसको वैसे जज करते हो तो हो सकता है वो एरीज लग्न वाले, लेकिन एरीज लग्न में भी कौन सा उसका नक्षत्र है वो डिसाइड करेगा कि उसका नेचर एक्चुअली कैसा है। ठीक है, जैसे भरनी नक्षत्र है तो भरनी नक्षत्र के जो डाइटी है वो यम गॉड है, यमा। तो भरनी नक्षत्र है मुकेश अंबानी का। ठीक, अश्वनी नक्षत्र का अश्वनी कुमार है डाइटी, तो दे आर द हीलर्स। ठीक, तो ऐसे हम करके किसी का कैरेक्टर या किसी का नेचर जज कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में जाके, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। तो एक हम नंबर के आधार पे बताने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसा स्वभाव है, कि 1 नंबर है तो असर्टिव होगा, डोमिनेटिंग होगा। लेकिन अगर हमें उसको रियल में अगर उसका नेचर पकड़ना है तो हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। तो उससे हम अगर किसी भी कोई इंसान है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा तो उसको उस तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपका कोई बॉस है तो उसका कैसा नेचर होगा तो आप वो उससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी क्या है कि नेचुरल मैलेफिक्स और नेचुरल बेनिफिट्स। तो क्या होता है, जैसे अगर किसी का, जिस घर से हम चाइल्ड बर्थ को देखते हैं तो वहाँ पे अगर नेचुरल मैलेफिक बैठे हुए हैं तो वो चाइल्ड बर्थ के अलावा एजुकेशन का भी हाउस होता है 5वां घर, रोमांटिक लव अफेयर्स, रोमांस, क्रिएटिविटी, उन चीज़ों का भी कारक है। लेकिन जो नेचुरल मैलेफिक्स अगर किसी हाउस में बैठे हैं तो दे विल हार्म ओनली दी लाइव थिंग्स। तो क्योंकि ये कोर्स प्रेडिक्टिव नेचर का है जो मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पहले दिन से ही प्रेडिक्शन करना आना होगा, कि कोई आप चार्ट देखते ही उसके बारे में कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये जो नेचुरल मैलिफिक्स है ये लाइव थिंग्स को डैमेज करता है। अब अगर 5वां घर है तो अगर वहाँ पे कोई नेचुरल मैलिफिक बैठा हुआ है तो वो उससे रिलेटेड लाइव थिंग्स को, यानी उसकी रोमांटिक लाइफ को, चाइल्ड बर्थ को, उसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है अब उसकी एजुकेशन को वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन लाइफ थिंग है। ही में बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, और उसका माइंड बहुत शार्प होगा। बल्कि अगर जैसे मार्स और राहु को मेलेफिक्स 5वें हाउस में कहते हैं कि ये मिस कैरेजेस कराता है या लव अफेयर्स को तोड़वा देता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी टेक्निकल एबिलिटीज को वो बढ़ा देगा। सेम थिंग विद द 7th हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं। अगर वहाँ पे मेलेफिक ग्रह होंगे, 7th हाउस इज फॉर द बिजनेस ऑल्सो एंड फॉर योर मैरिड लाइफ ऑल्सो। तो वो हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा हो, ही विल बी अ हार्ड निगोशिएटर। अगर कोई प्लैनेट मेलेफिक मार्स या सैटर्न मजबूती के साथ 7th हाउस में बैठा है तो वो नेगोशिएशंस में बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि नेचुरल मेलेफिक्स जो हैं लाइव थिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। और इसके उल्टा जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो लाइव थिंग्स को तो बचा लेते हैं।
लेकिन नॉन लाइफ थिंग्स के लिए वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। जैसे अगर 7th हाउस में आपके कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो हो सकता है वो बिजनेस में इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो, इतने हार्ड डिसीजन ना ले सके। तो अगर मेलेफिक्स को कहें तो ये मेलेफिक्स प्लैनेट्स आपको लाइफ में जितना ग्रोथ दे सकते हैं वो शायद बेनिफिक ना दे पाए। आपकी इनकम को मेलेफिक्स काफी गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन एट दी सेम टाइम वो उससे जुड़ी हुई जो लाइव थिंग्स हैं, अगर 11th हाउस आपका इनकम का हाउस कहेंगे और एल्डर सिबलिंग्स का कहेंगे, तो अगर वो वहाँ पे आपकी इनकम तो बढ़ा देगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके एल्डर सिबलिंग्स की लाइफ को टफ कर देगा। तो भगवान के घर में तो हमेशा कोई ना कोई एक इक्वलाइजेशन या बैलेंस जरूर रहता है। आपको अगर एक जगह एक चीज देगी तो दूसरी जगह वही चीज उसको माइनस कर देगी। तो कहते हैं ना, सबको सारी चीजें नहीं मिलती। या तो पैसा मिलेगा तो कहीं रिलेशनशिप डैमेज होगी, बिजनेस ऊपर चलेगा, हो सकता है वाइफ की हेल्थ खराब रहती है। तो ये सब आप क्लियरली किसी भी हॉरोस्कोप से देख पाएंगे। और इसका जो बेसिस रहेगा इट विल बी मोर ऑफ वैदिक। और एक एस.के. मेहता जी ने कुछ रूल्स बुक्स दी थी कि उनके हम रूल्स फॉलो करेंगे ताकि हम इंस्टेंट प्रेडिक्शन कर सकें किसी की भी लाइफ के लिए, या उसको सुसाइडल टेंडेंसी है कि नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा है, चाइल्ड बर्थ कैसे होंगे, एजुकेशन में कौन सा स्ट्रीम जाएगा, उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या फॉरेन ट्रैवल कैसा रहेगा। एक और जो न्यूमरोलॉजी से हमें नहीं पता लगता कि उसकी कितना वो हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ है, मतलब वो टॉप लेवल पे जाएगा या मिडल में रहेगा या लोअर लेवल पे रहेगा। तो वो आप एस्ट्रोलॉजी से बता पाओगे कि इस आदमी की वर्थ कितनी है, कितना ये ऊपर जा सकता है, कितना सक्सेस ये कर सकता है। ठीक है? उसके अलावा मेडिकल भी कवर होगा, जिसमें आप कुछ प्लैनेट की पोजीशन देख के बता पाओगे कि इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का 9th हाउस डैमेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि हाउस से शुरू करेंगे प्लैनेट, और उसके बाद प्रेडिक्शन देखेंगे कि हमें कैसे बताना है। और जब आप दशा महादशा अंतरदशा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप चीज़ें देखोगे तो आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि कितनी एक्यूरेसी उसमें आती है कि आपका जो भी महादशा का लॉर्ड है या अंतरदशा का लॉर्ड है वो ट्रांजिट में जिस जिस घरों से कनेक्ट होगा तो वो एकदम उसी से रिलेटेड ही आपसे वो सवाल पूछेगा। तो इसमें हमें प्लैनेट की और हाउसेस की स्ट्रेंथ देख के हम बता सकते हैं कि उसको कितना लाभ हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि प्लैनेट ही बहुत कमजोर अवस्था में होता है तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता। तो वो हम लोग इसमें जज कर सकते हैं एग्जैक्टली कि भाई कितना ये डैमेज करेगा, कितना इस चीज़ को हार्म कर सकता है। तो वो प्लैनेट की डिग्रीज और उसकी साइन देख के हम डिसाइड करेंगे। तो इस कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें कवर होंगी और हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल उसको हाउस से पकड़ेंगे। और जितना ज़्यादा आप बेसिक पे कंसंट्रेट करोगे उतना आप एक अच्छे और बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। एकदम सीधा आप अगर आप प्रेडिक्टिव केपी एस्ट्रोलॉजी पे या लाल किताब पे जाओगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। आपको शुरुआत वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कुछ इसके सूत्र मैं आपको दूंगा विद पीडीएफ सब कुछ, कि आपको एक पैरामीटर्स कुछ होते हैं कि अगर आपको किसी का करियर जज करना है कि इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा, किस फील्ड में से जाना चाहिए, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनको आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले हम नेचर, लॉन्गिटिविटी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉन्गिटिविटी, क्योंकि अगर लॉन्गिटिविटी नहीं है तो फिर सारा हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ ही खत्म हो गया। और कोई भी हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ उसके
लगन लॉर्ड के हिसाब से ही डिसाइड होता है। अगर लगन लॉर्ड वीक है, लगन लॉर्ड यानी हम खुद, तो अगर किसी का ब्रेन कमजोर है या शरीर कमजोर है तो फिर चाहे सारे ही राजयोग सब कुछ धरे रह जाएंगे। आप उसका फाइनेंशियल देख सकते हो कि इसका 1 नंबर की कमाई होगी, 2 नंबर की कमाई होगी, या कौन सा सोर्स बनेगा कमाई का, ठीक है, कब पैसा आएगा, कब उसको नुकसान होगा। वैसे आप प्रॉपर्टी, व्हीकल, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, मैरिज के जितने आयाम है, डाइवोर्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैच मेकिंग है। मैच मेकिंग इसमें बहुत इन डेप्थ होता है। आप ये तो मैच मेकिंग है, उसके अलावा भी आपके जितने भी रिलेशंस हैं, कि आपको अपने बेटे से फायदा होगा नहीं होगा, या उसके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, या अपने फादर के साथ कैसी ट्यूनिंग है, फादर से लाभ होगा नहीं होगा, मदर से कैसा रहेगा, सास से कैसा रहेगा, ससुर से कैसा रहेगा, वो सब आप चीज़ें इसमें स्टडी कर सकते हो। कोई फॉरेन ट्रैवल का, सेटलमेंट का, जॉब, बिजनेस, लेवल ऑफ प्रोफेशन, सिबलिंग्स, ये सब और उसकी रेमेडीज हैं, ठीक है, वो सब आप इसमें सीखोगे। इट्स अ 3 मंथ कोर्स, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 15,000, जो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो, कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, तो अगर आप में से किसी को, हाँ बोलिए। Sir, I am undergoing Saturn Mahadasha, Saturn Antardasha, and ओके, Kedu Sabdasha. आपका कैमरा खोलिए, मुझे कुछ अभी समझ, किस कौन पूछ रहे हैं? मिस्टर महेश, Sir, I कौन am पूछ रहे undergoing Saturn Mahadasha, हैं? ओके, Saturn Antardasha, and Kedu Sabdasha. ओके, तो सैटर्न आपका कहाँ बैठे हैं? Saturn in the 7th position, 7th हाउस में कौन सी along with राशि में बैठे Jupiter. हैं? अलॉन्ग विद जुपिटर। तो शनि जुपिटर का आपको योग है, तो ये एक अच्छे योग में माना जाता है। तो इस योग में, क्योंकि ये नेचुरल 9th और 10th लॉर्ड है, तो आदमी अच्छी मेहनत करता है इसमें, अच्छी Sir, मेहनत करता है, और हॉरोस्कोप थोड़ा सा अबव एवरेज हो जाता है। above average. तो सैटर्न आपका कौन सी राशि में बैठा है, क्योंकि और सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। Okay. क्योंकि सैटर्न इज अ हार्ड प्लेनेट, हार्ड टास्क मास्टर, तो ये जस्टिस का प्लेनेट है। तो सैटर्न में आदमी पसीना निकालता है, हार्ड वर्क करता है, तो ही उसे सक्सेस मिलता है, ठीक है। और शनि की दशा अभी आपकी शुरू हुई है, तो शनि में शनि, तो इसे हम कहते हैं छिद्र दशा। जब हमारी दशा कोई चेंज होती है तो जो आपको सैटर्न की रिजल्ट मिल रही है, वो आप देखना, सैटर्न में जब मरकरी आएगा तो आपके सैटर्न के रियल रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। जब ये जुपिटर राहु का आपका लास्ट रहा होगा, और ये जो शनि में शनि की जो दशा है, ये एक चेंज वाली दशा होती है, तो ये पूरा मतलब टाइट करती है। उसके बाद जब शनि में मरकरी आएगा, तो आपको शनि के जो आपके ओरिजिनल कैसा शनि आपका कुंडली में बैठा, उसी तरह के रिजल्ट वो देगा। तुषार कुमार जैन ने लिखा है कि आई वाज सैटर्न महादशा एंड राहु अंतरदशा।
and Saturn in the 6th house and I am a Cancer ascendant. Okay. तो सैटर्न आपका तो शनि में राहु, तो एक मैलेफिक ग्रह के महादशा में दूसरा मैलेफिक ग्रह बैठा है। तो आपका राहु कहाँ बैठा है? तुषार जी अपना फोटो खोलिए जरा। राहु आपका 7th हाउस में बैठा है, तो ये थोड़ा ट्रबलसम टाइम है। अगर इमोशनली भी आपका देखा जाए तो थोड़ा अप एंड डाउन वाला टाइम होगा, और क्योंकि ये ग्रह एक दूसरे से 2-12 में बैठे हैं तो इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम, ये तो कह सकते हैं। और ये रिलेशनशिप्स के लिए भी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस देगा सैटर्न में राहु। क्या ये सही है? क्योंकि सैटर्न कर्क लगन के लिए 8th लॉर्ड है, 7th और 8th लॉर्ड, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है। तुषार जी आपका फोटो तो दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आया। सर डज दिस मेक विपरीत राजयोग? हाँ, 8th का लॉर्ड है तो वो 6th को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी सैटर्न में राहु इजी टाइम तो नहीं है। बाकी सिर्फ एक प्लैनेट 2 प्लैनेट की पोजीशन से हम पूरा हॉरोस्कोप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया दे सकते हैं। यस सर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में इसका तो इसमें हमारे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ये जरूरी है। और इसके अलावा जब हम ये इसे कहते हैं नेटल हॉरोस्कोप, और अगर किसी का नेटल हॉरोस्कोप नहीं है तो हम आंसर उसके प्रश्न या हॉररी एस्ट्रोलॉजी से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हॉररी एस्ट्रोलॉजी के थोड़े माइनस ये कि वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है क्वेश्चन, और लेकिन अगर किसी का नेटल हॉरोस्कोप भी है तो हम जवाब दे सकते हैं प्रश्न या हॉररी से। और उसमें भी 2-3 मेथड्स होते हैं, वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी और ताजिक शास्त्र। तो ये तीनों जब आप कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा भी आप रिजल्ट किसी को दे सकते हो कि उसका कोई काम होगा या नहीं होगा, कब होगा और कैसे होगा। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा आप डिटेल में और डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ हमारा हॉरोस्कोप बनता नहीं है, इसमें इसमें टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत है। और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है साढ़े सती का। तो साढ़े सती का टाइम हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। जब साढ़े सती चलती है तो दशा अंतरदशा को भी कई बार ओवर कर जाती है अबाउट द टाइम ओवर, तो वो फिर हम प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं। जैसे अगर हम इस समय की कोई प्रश्न कुंडली बनाएंगे, तो इस समय जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका कहीं ना कहीं कोई प्रश्न प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, कि कोई घर लेने वाला है या घर कोई बेचना चाहता है। तो अगर इस समय देखें और कुछ कंफ्यूजन की स्थिति या खर्चे की स्थिति दिखाता है, अगर इस समय अगर हमें कोई कंसल्ट करने आएगा तो ये चीज़ें हॉरोस्कोप में नज़र आती हैं कि इनमें से ज़्यादातर लोगों का प्रश्न कोई खर्चे को लेके या चाइल्ड बर्थ को लेके या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय कोई प्रश्न करेगा तो उसको हम ये कहेंगे कि उसका अच्छा कोई ना कोई मकान का या प्रॉपर्टी का योग बन रहा है।
तो किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, तो उसका हम प्रश्न से कभी आंसर दे सकते हैं। हम्म, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं संगीता जी। हम्म, हाँ बताइए, करियर से रिलेटेड क्या पूछना चाहते हैं? आप कैमरा खोल सकती हैं कुछ, या बोल सकते हैं? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और अगर किसी को ये कोर्स करना हो तो ही कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।